हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 8th का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है मेमोरी यूनिट्स। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज मेमोरी, यानी कि मेमोरी क्या है। अलग अलग तरीके के जो मेमोरी है, जैसे इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, जिसमें कि हम ट्रैक और सेक्टर के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम जो है वो बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी जो है ना, जैसे इंसानों के दिमाग की मेमोरी होती है, ठीक है, हम लोग की याददाश्त होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए भी हम मेमोरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डेटा को जो है ना वो स्टोर किया जाता है। अब वो डेटा स्टोर जो होता है वो टेम्पररी यानी कि अस्थायी तौर पर थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, या परमानेंटली, ठीक है, कि हमेशा के लिए हो सकता है ये डेटा जो है स्टोर। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल। तो ये जो मेमोरी होते हैं ना, इसको जो है वो काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और इसको जो है वो सेल कहा जाता है। तो जितने भी सेल होते हैं ना, उन सबका जो है वो एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। तो हम जो है वो छोटे तरीके से क्या कह सकते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी जो है वो पावर है किसी चीज को याद रखने की, ठीक है, रिमेम्बरिंग समथिंग। मेमोरी यूनिट्स के बारे में अब हम डिस्कस कर। तो मेमोरी कैपेसिटी जो है वो क्या होता है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, कि कितना डेटा जो है वो हम स्टोर कर रहे हैं किसी भी मेमोरी डिवाइस के अंदर, वो उसकी मेमोरी कैपेसिटी होती है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन इट्स स्टोरेज डिवाइस। तो ये जो होता है वो नंबर ऑफ बाइट्स में जो है वो शो किया जाता है, जो कि स्टोरेज डिवाइस में हम स्टोर कर सकते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है उनको हम बाइट्स के फॉर्म में जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो जो मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स की हैं वो ये सारे हैं। तो सबसे पहले बिट। बिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट को बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो हम डिजिट्स को, ठीक है, वो हम या तो 0 के फॉर्म में या 1 के फॉर्म में जो है वो शो कर सकते हैं। बाई का मतलब ही 2 होता है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 और 1, ठीक है। बिट के बाद आ जाता है निबल। तो जब 4 बिट मिल जाते हैं ना, तो वो एक निबल बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो है वो 4 बिट है, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो है ये 4 बिट बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से जब 8 बिट मिल जाता है तो वो बाइट्स बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 जो है बन गया। तो 8 जो है वो क्या बन गया, 8 बिट क्या बन गया, बाइट। जो वर्ड होता है वो जो होता है, द लेंथ ऑफ द कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज और वर्ड लेंथ। तो कंप्यूटर का जो वर्ड होता है उसका जो लेंथ है, ठीक है, यानी उसके अंदर कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं, उसको हम वर्ड साइज या वर्ड का लेंथ बोलते हैं। ये जो है वो छोटे से छोटा 8 बिट्स का हो सकता है, बड़े से बड़ा 96 बिट्स तक हो सकता है। एक कंप्यूटर जो होता है वो अपना जितना भी उसका इंफॉर्मेशन होता है उसे कंप्यूटर के वर्ड्स में स्टोर करता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स और उसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपका बिट। बिट जो है वो 0 या 1 के फॉर्म में शो किया जाता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट होता है। निबल, 4 बिट मिलकर निबल बनाते हैं। 8 बिट मिल जाएगा तो वो आपका बाइट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है किलो बाइट। किलो बाइट जो है वो क्या हो जाता है, अब देखो किलो क्या होता है, जैसे 1 kg कोई चीज आप लेते हो तो 1 kg 1000 ग्राम के लिए शो करता है ना। उसी तरीके से 1 किलो लीटर जो है वो 1000 लीटर के लिए शो करता है। इसी तरीके से 1 किलो बाइट जो होता है वो 1 जो है वो 1000 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किलो बाइट से बड़ा जो होता है वो मेगाबाइट होता है। तो 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। फिर इससे मेगाबाइट से बड़ा जो है वो गीगाबाइट होता है। देखो सभी जो है वो 1024 है, ठीक है। बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि किलोबाइट के बाद आएगा मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आएगा गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पीटाबाइट, ठीक है। इसके आगे जो है अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो जो है देखो यहाँ पर क्या बताया गया आपको कि जैसे जैसे आप मेमोरी से जो है वो ऊपर जाओगे, ठीक है, ये सारी जो है वो मेमोरी है। इधर की जो 3 है, ठीक है, यानी कि जो सीपीयू रजिस्टर से लेकर आपके मेन मेमोरी तक है, ये सब इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, यानी कि सीपीयू के अंदर स्टोर होता है। और यहाँ ये सब जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर में आप बाहर से इसको फिक्स करते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो है स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मेमोरीज जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल मेमोरी और दूसरा होता है आपका
एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी जो है वो भी बोलते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी जो है उसमें जो है वो कौन कौन से पार्ट्स हो जाते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, प्राइमरी या मेन मेमोरी, ठीक है। उसके मेन मेमोरी जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, रैम और रोम। रैम के दो पार्ट है, SRAM, DRAM। रोम जो है उसके जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, MROM, PROM, EPROM, EEPROM, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, दो तरीके के हैं, जैसे सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनल मेमोरी को। तो इंटरनल मेमोरी में क्या है, किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होगा या उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा, ठीक है, तो वो वहां पर स्टोर किया जाता है जहां पर सीपीयू जो है वो उस पर काम कर सके। द सीपीयू यूजेस इंटरनल मेमोरी फॉर सच पर्पसेस। तो सीपीयू जो है इसके लिए इंटरनल मेमोरी का यूज करता है, ठीक है। जैसे कि सीपीयू रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गया, या मेन मेमोरी जो है वो हो गया, ठीक है। तो वो सभी जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब देख लेते हैं सीपीयू रजिस्टर्स जो है वो क्या है। A register is the fastest and temporary memory built into CPU। तो रजिस्टर जो होता है वो सबसे फास्ट और टेम्पररी मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर बिल्ट होता है। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं ना, यहाँ पर जो है वो उन डेटा को स्टोर किया जाता है जो कि सीपीयू जो है वो उसे उसी टाइम जो है वो यूज कर ले, ठीक है। द रजिस्टर्स यूज बाय द सीपीयू आर ऑफन टर्म्ड एज प्रोसेसर रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर सीपीयू यूज करता है उसे जो है वो प्रोसेसर रजिस्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, तो वहां पे प्रोसेसर रजिस्टर्स के अंदर जो है वो यूज करता है। A processor register may hold an instruction, a storage address or any data। तो जो प्रोसेसर रजिस्टर होता है वो कोई स्टोरेज का एड्रेस जो है वो रख सकता है, ठीक है, कोई डेटा रख सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स जो है सीपीयू रजिस्टर के वो है IR यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब आते हैं हम कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी जो है वो हाई स्पीड सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि सीपीयू के काम करने के तरीके को मतलब कह सकते हो कि इसकी स्पीड को, काम करने की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये बफर यानी जोड़ने का काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी यानी कि रैम के बीच में, ये बफर का काम करता है। इट इज यूज टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। तो जो कैश मेमोरी होता है वो जो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है जो कि सीपीयू बार बार जिसको यूज कर रहा है उसको यहाँ पर सेव करता है। देख लो अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या है कैश मेमोरी के। ये मेन मेमोरी से काफी ज्यादा तेज होता है, डेटा तक पहुंचने में ये कम टाइम लेता है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में, और यहाँ पर डेटा जो होता है वो टेम्पररी यूज के लिए स्टोर होता है, ठीक है, यानी कि थोड़े समय के लिए यूज होता है। अब इसके नुकसान क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते और ये बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। अब देख लेते हैं हम प्राइमरी या मेन मेमोरी, ठीक। तो हम सीपीयू के द्वारा जो है प्राइमरी मेमोरी तक डायरेक्टली जो है वो पहुंच सकते हैं। एक कंप्यूटर जो होता है ना वो प्राइमरी मेमोरी के बिना काम ही नहीं कर सकता। These memories are located close to the CPU on the computer motherboard। तो ये जो है ये सारे जो है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कनेक्टेड होते हैं। CPU can read data from primary memory very quickly। और जो CPU होता है वो प्राइमरी मेमोरी से जो है वो डेटा बहुत ही जल्दी जो है वो रीड कर पाता है। और यहाँ पर जो है मतलब आप कह सकते हो कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि सीपीयू को तभी जरूरत होती है। जो मेन मेमोरी होती है ना वो सेकेंडरी मेमोरी से काफी ज्यादा जो है वो फास्ट होती है, लेकिन अगर हम बात करें रजिस्टर से या कैश मेमोरी से तो वो स्लो वर्क करता है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी से तेज काम करता है, लेकिन वो रजिस्टर और कैश मेमोरी से स्लो काम करता है। प्राइमरी मेमोरी को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम जो है वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है SRAM, DRAM, ठीक है। जो रोम है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एक होता है MROM, प्रोम, EEPROM, EEPROM, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम के अंदर ऐसे डेटा या प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम अभी यूज कर रहा होता है, ठीक है, ताकि उस पे जो है वो जल्दी जल्दी उन पे जो है वो काम कर सके।
ये रीड एंड राइट मेमोरी होती है, यानी कि आप इसमें लिख भी सकते हो और जो है इसको आप पढ़ भी सकते हो। बट वी कैन नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली इनटू दिस मेमोरी, लेकिन इस मेमोरी के अंदर हम डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, तो वॉलेटाइल नेचर क्या होता है, इसका मतलब है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, ठीक है, तो आपका जो डेटा है वो उड़ जाएगा। और इसी वजह से जो है वो हम यूपीएस लगाते हैं। ठीक है, यूपीएस यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जब लाइट चली जाएगी तो कंप्यूटर को बैकअप दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, कि कंप्यूटर अचानक से जो है वो बंद ना हो जाए। तो रैम है वो बहुत ही महंगी मेमोरी होती है। ठीक है, रैम जो है वो स्मॉल होती है साइज में, ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल साइज एंड इन द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन होल्ड। यानी कि ये साइज में तो छोटी होती ही है, उसके अलावा इसमें डेटा जो है वो भी कम स्टोर हो पाता है, ज्यादा नहीं कर पाते। तो रैम जो है वो उसको दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है आगे। ठीक है, रैम जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक रैम यानी कि SRAM के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्ड स्टैटिक है ना, वो शो कर रहा है कि मेमोरी जो है वो तब तक रहेगी कंप्यूटर के अंदर जब तक कि उसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी। लेकिन अगर डेटा जो है, अगर या कह सकते हो डेटा लॉस्ट हो जाएगा अगर जो है वो लाइट चली गई। ठीक है, तो SRAM चिप जो होता है यूजेस अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स। तो इसके अंदर जो है वो 6 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी कैपेसिटर्स जो है वो नहीं होता। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स को जो होता है वो पावर की जरूरत होती है टू प्रिवेंट लीकेज, ताकि लीकेज जो है वो ना हो जाए। और जिस वजह से जो है SRAM जो है नीड नॉट हैव टू बी रिफ्रेश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। SRAM को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत जो है वो नहीं होती। इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण क्या है स्टैटिक रैम के, ठीक है, यानी कि SRAM के। तो इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, लंबे समय तक चल जाते हैं, इनको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, फास्ट काम करते हैं, कैश मेमोरी की तरह इनको यूज किया जाता है, साइज में बड़े होते हैं, महंगे होते हैं, ज्यादा पावर कंजम्पशन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं हम डायनामिक रैम जो है वो क्या है। डायनामिक रैम जो होता है ना, उसके अंदर जो है वो डेटा को रिफ्रेश किया जाता है। ठीक है, ताकि आप डेटा को मेंटेन कर सको, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो ऐसा करने के लिए जो मेमोरी होती है उसको हमें रिफ्रेश सर्किट के अंदर रखा जाता है ताकि उसे बार बार जो है वो लिखा जा सके। ठीक है, जैसे कि 100 टाइम्स पर सेकेंड, हर पर सेकेंड में जो है वो 100 टाइम्स तक इसमें जो है वो डेटा को लिखा जा सकता है या रिफ्रेश किया जा सकता है। तो जितने भी ड्रैम्स होते हैं वो जो होते हैं वो मेमोरी सेल से बने होते हैं, और जो हर मेमोरी सेल जो है वो 1 कैपेसिटर और 1 ट्रांजिस्टर से जो है वो बना होता है। इसको जो है वो सिस्टम मेमोरी के लिए, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सस्ते होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। अब इसके क्या क्या लक्षण है, ये जो है इसकी लाइफ जो है वो कम होती है, शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए यूज किया जा सकता है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ठीक है, SRAM के कंपैरिजन में ये थोड़ा स्लो होता है, इसको रैम की तरह यूज किया जाता है, साइज इसका छोटा होता है, सस्ते होते हैं थोड़े, और ये कम पावर सप्लाई जो है उनको यूज करते हैं, पावर कंजम्पशन ये कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब SRAM और DRAM के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों के बीच में। तो ट्रांजिस्टर जो SRAM है उसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जबकि DRAM जो है उसमें कैपेसिटर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर्स जो है आर नॉट यूज, हेंस नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अब इसमें हम कैपेसिटर जो है वो नहीं यूज कर रहे, तो इसको रिफ्रेश करने की, SRAM को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर डेटा को लॉन्गर टाइम तक स्टोर करने के लिए हमें इसे बार बार जो है वो रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। SRAM जो होता है वो DRAM के कंपैरिजन में फास्टर होता है। ठीक है, और ये जो है ये स्लो एक्सेस स्पीड प्रोवाइड करता है, मतलब इस पे धीरे काम होता है। ये जो है SRAM जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, DRAM जो है वो चीपर होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं। इनको कैश मेमोरी की तरह यूज किया जाता है, कैश मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, और इनको मेन मेमोरीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये ज्यादा पावर सप्लाई यूज करते हैं और ये कम जो है वो पावर यूज करते हैं। जब ज्यादा पावर जो है वो यूज कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं या जनरेट करते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा हीट निकालते हैं, और ये जो है ये कम हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं दूसरी जो मेमोरी है वो है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी।
एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि आप इस मेमोरी को जो है वो सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते। तो इस तरीके की जो मेमोरी होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो परमानेंटली स्टोर होगा, ठीक है। और ये उस टाइम स्टोर किया जाता है जब इसको जो है वो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। तो एक रोम के अंदर इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज रेफर टू एज बूट स्ट्रैप, और इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, या जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको बूट स्ट्रैप कहते हैं। जो रोम चिप होते हैं, ठीक है, आर नॉट ओनली यूज इन कंप्यूटर बट ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो जो रोम चिप होते हैं वो सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जब आप उनको स्टार्ट करते हो तो वो सही तरीके से जो है उनको पता है कि अपना काम किस तरीके से करना है, और वो सब डेटा जो है वो उसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ये जो है ये 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले है MROM, यानी कि मास्क्ड रोम, ठीक है। अगर एग्जाम में फुल फॉर्म आती है तो आप लोग पूरा लिखोगे, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले जो रोम्स होते हैं वो हार्ड वायर डिवाइस होते थे, ठीक है, तारों से बना हुआ एक हार्ड डिवाइस होता था जिसके अंदर की प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते थे कि पहले से ही उसमें प्रोग्राम वगैरह जो है वो डाल दिए जाते थे। दीज काइंड ऑफ रोम्स आर नोन एज मास्क्ड रोम विच आर इनएक्सपेंसिव। तो इसको जो है वो मास्क्ड रोम भी बोला जाता था, और जो है ये इनएक्सपेंसिव होते थे, यानी कि महंगे नहीं होते थे। इसके बाद आया आपका प्रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो प्रोम, इसको आप एक बार मॉडिफाई जो है वो कर सकते हो। वी कैन बाय अ ब्लैंक प्रोम एंड एंटर्स द डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग अ प्रोम प्रोग्राम। तो हम एक ब्लैंक प्रोग्राम जो है, एक ब्लैंक जो है प्रोम ले सकते हैं और उसके अंदर जो भी हमारी इच्छा के अनुसार जो भी हम उसमें कंटेंट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक बार इसमें आप डेटा रख लेते हो तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि हटा नहीं सकते। उसके बाद आ जाता है ई प्रोम, यानी कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है कि आप इसको, इसका जो डेटा है आप उसको इरेज भी कर सकते हो, ठीक है, बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेंट रेज। तो इसमें इसको एक्सपोज करने के लिए, इस पे से इरेज करने के लिए आप इसको अल्ट्रा वायलेंट रेज में इसको एक्सपोज किया जाता है, उसकी लाइट में से रखा जाता है और फिर इसका डेटा जो है वो हट जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रोग्रामिंग के टाइम इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस चार्ज कैन बी रिटेन फॉर मोर देन 10 ईयर्स, और इसका जो चार्ज है, ठीक है, वो 10 सालों तक जो है वो चल सकता है। और इस चार्ज को हटाने के लिए जो है इसे अल्ट्रा वायलेंट रेज से जो है वो पास किया जाता है इस पे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका डबल ई प्रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है ये इरेज इलेक्ट्रिकली होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है आप इसको जो है रीप्रोग्राम और 10,000 टाइम आप इसके जो प्रोग्राम है, ठीक है, आप इसमें 10,000 टाइम इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हो, दोबारा जो है अपने प्रोग्राम्स जो है वो डाल सकते हो 10,000 बार। इसमें आप कोई भी लोकेशन जो है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करके उसको इरेज और दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हो। डबल ई प्रोम जो है वो कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट ए टाइम। तो एक बार में ये 1 बाइट तक का डेटा जो है वो डिलीट करता है, ठीक है, उसको हटा देता है, रेदर देन इरेजिंग द एंटायर चिप। पूरी चिप को ये खाली नहीं करता, एक बार में आप इसमें से 1 बाइट जो है वो हटा सकते हैं, और इस वजह से जो है इस पे रीप्रोग्रामिंग जो है वो की जा सकती है। और ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको कितने 10,000 टाइम कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा स्लो है, ठीक है। अब इसके जो है वो फायदे क्या है, तो ये नॉन वॉलेटाइल है नेचर में, यानी कि डेटा जो है यहाँ पे परमानेंट स्टोर होगा, ठीक है। दीज कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज। एक्सीडेंटली मतलब अचानक से इसमें आप कुछ भी बदलाव, गलती से आपसे बदलाव नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। रैम से सस्ते होते हैं, रैम से ज्यादा जो है वो भरोसेमंद है। ये स्टैटिक होते हैं, ठीक है, और इनको जो है वो रिफ्रेश करने की जो है वो बार बार जरूरत नहीं होती। अब रैम और रोम के बीच में डिफरेंस क्या है, एक बार उसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो रैम जो होता है वो टेम्पररी स्टोरेज देता है, जबकि रोम जो है वो परमानेंट स्टोरेज देता है। यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज मतलब थोड़े टाइम के लिए आपका डेटा स्टोर होगा, यहाँ पर परमानेंट स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ रैम में जो डेटा होता है वो एमबीज में स्टोर होता है, जबकि रोम में जो है वो डेटा जीबीज यानी कि गीगाबाइट में स्टोर होता है। रैम जो है वो वॉलेटाइल है नेचर में, जबकि रोम नॉन वॉलेटाइल है।
इनको जो रैम का इस्तेमाल नॉर्मल ऑपरेशंस के जैसे कि कॉपी पेस्ट इन सब के लिए जो है वो यूज करते हो, जबकि रोम का इस्तेमाल जो है वो कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोसेस के लिए यूज होता है कि आप कंप्यूटर को बंद करके दोबारा से स्विच ऑन कर रहे हो, ठीक है। ये इसमें जो रैम है वो डेटा राइटिंग डेटा इज फास्टर, रैम में डेटा जो है वो जल्दी जल्दी लिखा जाता है, जबकि रोम में डेटा जो है वो स्लो लिखा जाता है, ठीक है। अब हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल मेमोरी जो है उसके बारे में। तो एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, इनको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, और इनको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो है वो मेन मेमोरी से स्लो काम करते हैं, और यहाँ पर जो डेटा होता है उनको परमानेंटली स्टोर किया जाता है। हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया था ना नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, परमानेंट डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सीपीयू डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरीज डायरेक्टली, तो सीपीयू जो है वो इन पे यानी कि जो ऑक्सिलरी मेमोरी है उनके ऊपर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, ठीक है। और ये जो है वो इनपुट आउटपुट रूटीन्स में के थ्रू जो है वो काम करते हैं। कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू मेन मेमोरी, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो आप सेकेंडरी मेमोरी इंस्टॉल करते हो, ठीक है, जैसे कि आपने जो है वो पेन ड्राइव लगाई या हार्ड डिस्क लगाया, तो उसमें जो सबसे पहले डेटा होता है वो मेन मेमोरी में जाता है, उसके बाद सीपीयू जो है वो उस तक पहुंच कर पाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको एक्सटर्नल मेमोरी के, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, और ऑप्टिकल मेमोरीज हैं। इनका जो बैकअप होता है रीयूजेबल मेमोरी, यानी कि आप यहाँ पर डेटा जो है वो कितनी बार भी डिलीट कर सकते हो और वहां पर दोबारा से आप जो है वो डेटा अपडेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप जो है वो हार्ड डिस्क में देखो, आप कितनी बार भी डेटा जो है वो हटाते हो और वापस वहां पे लगा देते हो। इनका नेचर जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। यानी कि अगर राइट जो है वो चली जाएगी तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपका डेटा जो है वो उड़ जाएगा, ठीक है। रिलायबल है क्योंकि जो है वो ये सेफ होता है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो ज्यादा भरोसा जो है वो किया जा सकता है कि हमारा डेटा जो है वो स्टोर होगा। इसीलिए आप देखोगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो अपने डेटा जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव, इन सब में जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव कह सकते हो उसमें जो है वो स्टोर करती है, ठीक है। कन्वीनियंस, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से जो लोग ऑथोराइज्ड होते हैं, ठीक है, जिनको ये काम जो है वो करने के लिए कहा जाता है, वो अपने डेटा तक जो है वो इजीली जो है वो पहुंच सकते हैं। कैपेसिटी, इसमें काफी बड़ी क्वांटिटी होती है, आप कह सकते हो काफी बड़ा वॉल्यूम होता है जिसमें कि आप जो है वो काफी ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। ये थोड़े सस्ते होते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो इसके बिना भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो होते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो दो तरीके के हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, फिर है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। इसके बाद आ जाता है आपका जो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है वो है मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, ठीक है, फ्लैश ड्राइव। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंशियल, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है। तो इस तरीके की जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, यहाँ पर डेटा जो है वो सीक्वेंस ऑर्डर में जो है वो स्टोर किया जाता है। These devices are suitable for sequential processing application where most of the data records need to be processed one after another. तो यहाँ पर उस तरीके के डेटा को रखा जाता है जैसे एक के बाद दूसरे की जो है वो हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे एक सॉन्ग डाल दिया, उसी से उसके आगे कौन सा सॉन्ग है वो डाल दिया आपने। तो इस तरीके का आप एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो आप पुराने टाइम में जो कैसेट्स वगैरह लोग सुनते थे, ठीक है, तो वहां पर एक गाने के बाद दूसरा गाना आता था, दूसरे के बाद तीसरा गाना आता था, वो सीक्वेंस वाइज ही काम होता था, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है मैग्नेटिक टेप की वो डिपेंड करती है कि उस टेप की लेंथ कितनी है। जो डेटा होता है स्टोरेज कैपेसिटी का इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ गिवन लेंथ ऑफ टेप। तो उस लेंथ के ऊपर, उस टेप की जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितना जो है वो डेटा रख सकते हो, और इसको जो है वो बाइट्स पर इंच में नापा जाता है, ठीक है, यानी कि बीपीआई, बाइट्स पर इंच में इसको मेजर किया जाता है। तो स्टोरेज कैपेसिटी किसी टेप की जो है वो क्या होगी, डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी की कितना उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, और टेप की जो है वो लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे उसको जो है वो आपको डायग्राम के थ्रू शो किया गया है। सीक्वेंस क्या है, पहले के बाद दूसरा बज रहा है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस पर। तो जो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, आप रेंडमली किसी पे भी जो है वो पहुंच सकते हो।
तो ये आपको जो है वो इमीडिएट या डायरेक्ट जो है वो आपको अप्रोच देते हैं कि आप किसी भी फाइल के ऊपर आप डायरेक्ट जो है वो पहुंच सकते हो। दीज स्टोरेज डिवाइस आर सुटेबल फॉर डायरेक्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सच एज ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये उन सब चीजों में फायदेमंद होता है। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जो है वो यूज कर रहे हो, आप एक के बाद दूसरा कौन सा फाइल जो है वो ओपन करना चाहते हो, उन सब चीजों के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे डायरेक्ट एक्सेस किया, पहले के बाद अगर मैं सीधा जो है वो यहाँ पर आना चाहती हूँ तो मैं वो फाइल ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं सेकंड से वापस यहाँ पर आना चाहती हूँ तो मैं वो फाइल जो है वो दोबारा से ओपन कर सकती हूँ। फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो मैग्नेटिक डिस्क का वो क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, और जिसका मतलब है कि ये जो है डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। वी कैन एक्सेस स्टोर डेटा इन द सीक्वेंशियल एज वेल एज रैंडम मैनर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, और सीक्वेंशियल वो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं अभी। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस वाइज फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड करना चाहते हो तो वैसे भी आप जा सकते हो। सीधा फर्स्ट के बाद फोर्थ जाना चाहते हो, फोर्थ के बाद थर्ड पे आना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैग्नेटिक डिस्क जो होता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ट्रैक और दूसरा होता है सेक्टर। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रैक क्या होता है। सरफेस ऑफ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इनविजिबल कंसेंट्रिक सर्कल कॉल्ड ट्रैक्स। तो जो डिस्क होता है ना उसमें काफी सारे जो है वो सर्कल्स जो है वो इनविजिबल सर्कल होते हैं। ठीक है, वो काफी सारे सर्कल्स होते हैं, उनको जो है हम ट्रैक बोलते हैं। ये जो ट्रैक होते हैं ये कॉन्सिक्वेंटली फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, इस तरीके से आपको लगेगा कि ये जा रहे हैं। और द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन अ डिस्क मे वेरी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ डिस्क। अब डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सर्कल जो है वो आपको अलग अलग साइज, अलग अलग जो है आप कह सकते हो डिस्क में अलग अलग मिलेंगे। ट्रैक एंड सेक्टर्स ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क। यहाँ पर देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, जितने भी यानी कि आप कह सकते हो सर्कल दिख रहे हैं वो एक ट्रैक है। हर ट्रैक जो है उसमें ये जो छोटा सा आपको येलो पार्ट दिखाया है ये जो है ये सेक्टर है। ठीक है, और हर सेक्टर जो है होता है उसमें 512 बाइट्स जो है वो होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि सेक्टर्स जो है वो क्या है। ठीक है, ईच ट्रैक ऑफ अ डिस्क इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पोर्शन। तो जैसे मैंने आपको येलो पोर्शन दिखाया था, है ना, तो वो स्मॉल जितने भी ट्रैक होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और उनको हम सेक्टर्स बोलते हैं। देयर आर 8 और मोर सेक्टर्स पर ट्रैक। तो हर ट्रैक के अंदर 8 या 8 से ज्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं और हर सेक्टर जो होता है वो 512 बाइट्स जो है वो उसका बना होता है। ठीक है, तो आप स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो किसी डिस्क की किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सर्फेसेस, कितना उसमें रिकॉर्ड करने के लिए सरफेस यानी कि एरिया दिया गया है। नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस, कितने ट्रैक्स हैं उसमें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बताया है ना 8 या 8 से ज्यादा जो है वो ट्रैक हो सकता है, तो कितने ट्रैक है उसमें। नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक, अब एक हर ट्रैक में कितने सेक्टर्स हैं, और नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, और जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं, ठीक है, हर सेक्टर में वो कितने हैं। उन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो पता चल जाएगी। अब हम इस चैप्टर के जो है वो बैक एक्सरसाइजेस उसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ डैश बिट्स इज कॉल्ड बाइट। तो कितने बिट्स का जो है वो ग्रुप एक बाइट बनता है, तो वो बनता है 8 का। ठीक है, 8 बिट्स जो है वो मिलकर बाइट बनाते हैं। अ बिट और अ बाइनरी डिजिट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिकल 0 एंड 1। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट जो है वो किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, 0 और 1 से करते हो। ठीक है, रैम स्टैंड्स फॉर, रैम की फुल फॉर्म बतानी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ईच ट्रैक ऑफ अ डिस्क इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पोर्शन। तो हर ट्रैक जो होता है वो एक छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड होता है जिसको कि हम लोग सेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपने इन सब चीजों की फुल फॉर्म बतानी है। एमबी यानी कि मेगाबाइट, जीबी यानी कि गीगाबाइट, SRAM यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, IR होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या है। तो मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस ऑफ कंप्यूटर वेयर अ कंप्यूटर कैन स्टोर ऑल द रिक्वायर्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। तो यहाँ पर जो है वो मेमोरी का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है वो स्टोर कर रहा है जितने भी उसके जो डेटा है या इंस्ट्रक्शंस है ताकि वो उस पर काम कर सके। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज। तो अलग अलग तरीके की मेमोरीज कौन कौन सी है, तो हम लोग मेमोरी को दो तरीके की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंटरनल मेमोरी और दूसरा है एक्सटर्नल मेमोरी। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या है।
प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, तो सीपीयू के द्वारा जो है हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। एक कंप्यूटर जो है बिना प्राइमरी मेमोरी के नहीं चल सकता। दीज मेमोरीज आर लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड, तो ये कंप्यूटर मदरबोर्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। सीपीयू कैन रीड डेटा फ्रॉम, तो सीपीयू जो होता है वो यहाँ से डेटा, प्राइमरी मेमोरी से डेटा बहुत जल्दी रीड कर सकता है, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा दैट द सीपीयू नीड्स इमीडिएटली, यहाँ पर वो डेटा स्टोर होता है जो कि सीपीयू को उसी टाइम जरूरत होती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, प्राइमरी मेमोरी को दो कैटेगरीज में, रैम और रोम में आप लोग डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपने अलग अलग तरीके के जो है वो रोम के नाम बताने हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम आर MROM यानी कि मास्क्ड रोम, प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM यानी कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बोला है रैम और रोम को एक्सप्लेन करो। तो रैम क्या है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर्स द प्रोग्राम एंड डेटा दैट आर कंप्यूटर सिस्टम इज एक्टिवली यूजिंग, तो यहाँ पर वो डेटा और प्रोग्राम स्टोर होता है जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूज कर रहा है इस टाइम भी, ठीक है, ताकि वो जो है वो डेटा तक जो हमारा काम जो है वो जल्दी कर सके। ये जो है वो रीड राइट मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पर डेटा को रीड भी कर सकते हैं और उसको बदलाव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर डेटा जो है उसको परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का होता है। दैट मीन्स कि जब लाइट जो है वो चली जाती है, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में जितना भी जो है वो इससे रिलेटेड डेटा होता है जो कि रैम में सेव हुआ है, ठीक है, तो वो जो है वो चला जाता है। और इसी वजह से हम लोग जो है वो यूपीएस यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो लगाते हैं ताकि कंप्यूटर को बैकअप मिल सके और हम अपना डेटा जो है वो टाइम से सेव कर सके। नेक्स्ट है रोम। तो रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसमें जो है वो मेमोरी को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते इसमें, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल नेचर है, इसका मतलब है यहाँ पे जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। और यहाँ पर जो है एक रोम के ऐसे इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। आपने एक्सटर्नल मेमोरी जो है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी और ऑक्सिलरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कह सकते हैं। ये जो है वो मेन मेमोरी से जो है वो स्लो काम करते हैं। यहाँ पर जो है वो डेटा जो है वो आपका परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। सीपीयू डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरी डायरेक्टली, सीपीयू जो है इन डेटास को जो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेमोरी में जो है वो एक्सेस करना चाहता है सीपीयू, तो इसको जो है इनपुट आउटपुट रूटीन्स के थ्रू किया जाता है। यानी कि आप जो है वो जैसे अगर आप हार्ड डिस्क ड्राइव लगा रहे हो तो आप उसको जो है वो सीपीयू से अटैच करोगे, तो वहां जो डेटा है वो आपके जो है वो मेन मेमोरी में जाएगा, से सीपीयू जो है उस डेटा तक एक्सेस कर पाएगा यानी कि पहुंच पाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स जो एक्सटर्नल मेमोरी के हैं वो है हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी। एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो दो तरीके के होते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस डेटा, ठीक है, और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस डेटा। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण बताओ। तो सबसे पहला लक्षण है कि ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होते हैं। बैकअप और रीयूजेबल मेमोरी जो है वो होती है इसमें, ठीक है, आप इसकी मेमोरी को दोबारा से यूज कर सकते हो। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है यानी कि परमानेंट डेटा जो है वो स्टोर होता है, इवन लाइट चली जाए फिर भी इसमें डेटा जो है वो स्टोर रहेगा। और क्योंकि ये सेफ है इस करके इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, दैट मीन्स कि ये रिलायबल है। कन्वीनियंस है, ठीक है, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो अपने डेटा तक क्विकली जो है वो पहुंच सकता है। कैपेसिटी जो है वो इसकी जो है वो काफी बड़ी वॉल्यूम में ये डेटा को स्टोर कर सकता है। कॉस्ट जो है वो इसका कम होता है, ठीक है। और कंप्यूटर जो है मे स्टार्ट विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी स्टार्ट हो सकता है। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरी से ये स्लो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ट्रैक और सेक्टर जो है वो क्या है। तो एक मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो टू पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, ट्रैक्स और सेक्टर, ठीक है। तो द सरफेस ऑफ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इनविजिबल कंसेंट्रिक सर्कल कॉल्ड ट्रैक्स। तो एक डिस्क का जो सरफेस होता है उसमें काफी सारे सर्कल बने होते हैं जिनको कि हम ट्रैक बोलते हैं। और ये जो ट्रैक्स होते हैं ये जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है।
और द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन अ डिस्क मे वेरी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ डिस्क। तो यहाँ पे जितने भी जो है वो सर्कल होंगे यानी जितने भी ट्रैक होंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस डिस्क की कैपेसिटी यानी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। while each track of a disk is subdivided into a small portion, जबकि जो सेक्टर्स होता है, जितने भी ट्रैक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और हर छोटे पार्ट को हम लोग सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 8 और मोर सेक्टर्स पर ट्रैक, तो हर एक ट्रैक में जो है वो 8 या 8 से ज्यादा सेक्टर हो सकते हैं। अ सेक्टर टिपिकली कंटेन्स 512 बाइट्स, एक सेक्टर जो होता है उसमें 512 बाइट्स तक जो है वो डेटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैश मेमोरी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो कैश मेमोरी जो है वो काफी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। ये जो है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, मेन मेमोरी यानी कि रैम के बीच में जो है वो बफर का काम करता है, इनको ज्वाइनिंग करने का काम करता है। इट इज यूज टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। तो यहाँ पर ऐसे डेटा या प्रोग्राम को रखा जाता है जिनको की बार बार जो है वो यूज किया करता है सीपीयू, ठीक है। तो कुछ इसके फायदे जो है वो क्या है, कैश मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी से ज्यादा जल्दी काम करता है, मेन मेमोरी के कंपैरिजन में डेटा तक जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसे प्रोग्राम इसमें स्टोर होते हैं जो कि थोड़े ही टाइम में उसको यूज किया जाने वाला हो, ठीक है। यहाँ पर टेम्पररी यूज के लिए यानी कि थोड़े टाइम के लिए जो है जिन डेटा को यूज किया जा रहा है ऐसे डेटा को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। इसके नुकसान क्या है, कैपेसिटी इनकी बहुत कम होती है स्टोर करने की और ये महंगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका हो जाता है कंप्लीट। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर कंप्लीट। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।